हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उद्देशिका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आपने उद्देशिका को अच्छे से पढ़ लिया तो यकीनन मानिए आपने पूरा संविधान को अच्छे से आप समझ जाएंगे, क्योंकि उद्देशिका जो होती है ये संविधान का एक ज्ञान है। पहले हम ये जानेंगे कि उद्देशिका ये क्या है, प्रेम्बल क्या है। फिर ये जानेंगे कि जो उद्देशिका की जो भाषा लिखी गई है, जो भाषा है, लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या ली गई है। इसके बाद ये देखेंगे कि उद्देशिका में क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ये देखेंगे कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है। तो सब इन्हीं बातों पे आज हम सब लोग इसी बातों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहली बात ये आती है कि उद्देशिका क्या है। तो उद्देशिका एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है संविधान का, एक परिचय पत्र होता है, एक पहचान पत्र होता है। जैसे संविधान का एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, हम बोल सकते हैं कि ये एक परिचय पत्र है, एक पहचान पत्र है। जो प्रेम्बल होता है ये संविधान का एक परिचय पत्र होता है, एक पहचान पत्र होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जब छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लगा दिया जाता है, एक गले में एक आइडेंटिटी कार्ड पहना दिया जाता है। उस आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है, उस बच्चे का पूरा बायोडाटा पता चलता है कि वो बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का कौन सा क्लास में है, बच्चे का पूरा बायोडाटा पता पूरा उस आइडेंटिटी कार्ड में लिखा रहता है, परिचय पत्र में लिखा रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से संविधान जो होता है, संविधान जो उद्देशिका है, ये उसी का आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है। संविधान का पूरा परिचय एक उद्देशिका में लिखा है, एक आइडेंटिफिकेशन परिचय पत्र कार्ड होता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग समझते हैं। अब बात ये आती है कि प्रेम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना, ये तीनों नाम से ही इसको संबोधित करते हैं। चाहे आप प्रेम्बल कह लो या उद्देशिका या प्रस्तावना, इन तीनों नाम से इसको संबोधित करते हैं। प्रेम्बल की आखिर ये कहां से लिया गया है। देखिए, इसमें ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि प्रेम्बल जो है ये कहां से लिया गया है। प्रेम्बल ये एक अमेरिका से लिया गया है, और प्रेम्बल की जो भाषा, जो इसकी भाषा ली गई लैंग्वेज, ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि प्रेम्बल अमेरिका से लिया गया तो इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है। इसकी भाषा जो लिखी गई इसमें, ये ऑस्ट्रेलिया से लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये एक प्री का क्वेश्चन बनता है। आपसे कहीं भी कोई भी पूछ सकता है कि ये प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है। तो प्रेम्बल ये एक अमेरिका से लिया गया है। ये प्रेम्बल अमेरिका से लिया गया है, और इसकी जो भाषा प्रेम्बल की है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोनों का अंतर आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्री का, अगर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आखिर ये प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है। प्रेम्बल जो है ये अमेरिका से लिया गया है, और इसकी जो भाषाएं लिखी गई हैं ये भाषाएं इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी लैंग्वेज ली गई है। अब बात ये आती है कि जो इसमें प्रेम्बल ये भाषा है, ये आखिर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जैसे ये है कि हम ये समझ सकते हैं कि हम भारत के लोग, यहाँ लोगों की बात हो रही है, यानी हम भारत के लोग, यहाँ जनता की बात हो रही है, हम सब भारत की बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं।
हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि प्रेम्बल में देखिए जो जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो जो इसकी लैंग्वेज, एक एक शब्द जो दिए गए हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक भाषा लेके चलेंगे, इसका मतलब क्या होता है इसका भी समझेंगे। तभी इसी वजह से मैंने पूरा प्रेम्बल लिख रखा है, ताकि एक एक लैंग्वेज, एक एक भाषा इसकी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम भारत के लोग, यहाँ लोगों की बात हो रही है, हम सबकी जनता की बात हो रही है। भारत की जनता के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, हम भारत के लोगों के द्वारा जो संविधान बनाया गया उनकी बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? भारत को 5 चीजें बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नंबर 1, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये 5 चीजें बनाते हैं हम लोग। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, यहां नागरिकों का शब्द प्रयोग हुआ है, यहां नागरिकों की बात आई है, यहां व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, यहां समस्त नागरिकों की बात कर रहा है। नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय देना चाहते हैं। कैसा न्याय देंगे? 3 प्रकार का न्याय देंगे। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। ये क्वेश्चन एक बनता है प्री का कि कैसा न्याय देंगे? 3 प्रकार का न्याय देंगे। कौन कौन सा न्याय देंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। तो ये सीरियल से आप लोग इसको याद रखिएगा। न्याय देंगे, इसके बाद स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता कितने प्रकार की देंगे? 5 प्रकार की देंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता कितने प्रकार की देंगे? 5 प्रकार की देंगे। विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। मैंने पहले चीज क्या समझी कि न्याय देंगे। न्याय कितने प्रकार का देंगे? 3 प्रकार का न्याय देंगे। क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। इसके बाद हमने कहा स्वतंत्रता कैसे देंगे? स्वतंत्रता 5 प्रकार की देंगे। कैसे देंगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। इसके बाद आता है कि समता भी देंगे। समता कितने प्रकार की देंगे? समता 2 प्रकार की देंगे। समता 2 प्रकार की देंगे। कैसी समता देंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। तो ये 2 प्रकार की समता देंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ क्या क्या समझा। हम बात ये करते हैं कि हम भारत के लोग, हमारी बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है, यानी भारत के लोगों की बात हो रही है। हम भारत के लोग भारत को क्या देना चाहते हैं? 5 चीजें देना चाहते हैं। क्या क्या देंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देंगे, समाजवादी देंगे, पंथ निरपेक्ष देंगे, लोकतंत्रात्मक देंगे और गणराज्य देंगे तथा उनके समस्त नागरिकों को कैसा न्याय देंगे? 3 प्रकार का न्याय देंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। इसके बाद हमने ये कहा कि स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की देंगे? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे। क्या क्या देंगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। इसके बाद समता देंगे। समता कितनी प्रकार की देंगे? समता 2 प्रकार की देंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देंगे।
तो ये आप लोग इतना अच्छे से इसको समझिएगा कि बिल्कुल सीरियस वाइज से बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन बनता है। आप कहीं प्री या मेंस या इंटरव्यू तक के अगर देने जाते हैं एग्जाम, तो वहां पे आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या आपको प्रेम्बल याद है, चलिए मुझे प्रेम्बल सुनाइए। तो आपको प्रेम्बल याद होना ही चाहिए। तो वहां पे हमने क्या कहा कि पहली बात, हम न्याय कितने प्रकार देंगे? न्याय 3 प्रकार की देंगे। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की देंगे? स्वतंत्रता 5 प्रकार की देंगे। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। फिर समता कितनी प्रकार की देंगे? समता 2 प्रकार की देंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। तो ये आप सीरियस से बिल्कुल याद रखिएगा। अब बात यह आती है कि प्राप्त कराने के लिए तथा ध्यान दीजिएगा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, यहां ध्यान दीजिएगा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यहां बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, कितनी तारीख, कौन सी तारीख? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति, मार्ग शुल्क 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को क्या करना चाहते हैं? 3 चीजें करना चाहते हैं। ये 3 चीजें आपको सीरियस से याद होना चाहिए। क्या क्या करना चाहते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करना चाहते हैं। ये कब करेंगे? ये 26 नवंबर 1949 को करेंगे। ये 1949 को जो 3 चीजें हैं वो क्या क्या करेंगे? अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे, आत्म अर्पित करेंगे। ये बिल्कुल सीरियस से आप याद रखिएगा। तो ये 26 नवंबर 1949 को करेंगे। आखिर ये हमारा संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू था याद है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को क्या हो रहा है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं संविधान को। यहाँ पे ये आत्म अर्पित करते लागू होता है। तो यहाँ पे 3 शब्द आप याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित, ये और आत्मर्पित करते हैं। ये कब करते हैं? 26 नवंबर 1949 को करते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और ये ऐसे ही हम उसको याद करेंगे बिल्कुल सीरियस वर्ड से, क्योंकि आपको बिल्कुल सीरियस से ही याद होना चाहिए। कभी भी मिलान करने के लिए आ जा सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा कि जो हमारा 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान क्या किया गया था? अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। एक ऑप्शन और कोई दे देगा तो वो गलत होगा। तो आप इसको बिल्कुल सीरियस से ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये बताइए, जो भारत जो पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग उद्देशिका में कहाँ किया गया था? यानी भारत के संविधान के राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पे किया गया था? तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार ये यहाँ पे किया गया था, उद्देशिका में किया गया था। ये याद रखिएगा, राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था।
अब हमने क्या समझा? हमने पहले ये समझा हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। भारत को 5 प्रकार की बनाना चाहते हैं। क्या क्या बनाना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय देना चाहते हैं। कैसा न्याय देंगे? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। इसके बाद स्वतंत्रता देंगे। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता देंगे? 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे। कैसी कैसी स्वतंत्रता देंगे? हमने बताया विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। इसके बाद हमने कहा समता देंगे। समता कितनी प्रकार की देंगे? 2 प्रकार की समता देंगे। कैसी कौन कौन सी देंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे। तो ये 2 प्रकार की ये समता देंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो वहां पे क्या क्या किया गया था? अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। ये कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो ये चीजें हमने इसमें समझी। अब बात ये आती जो यहाँ पे मीनिंग दी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका आखिर क्या मतलब होता है? हम लोग इसमें समझते हैं। देखिए सॉवरेन क्या मतलब होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सॉवरेन का मतलब होता है कि शक्ति बाह्य, यानी ऐसा आंतरिक बल जो मामलों को पूर्णता रूप से स्वतंत्र हो, यानी किसी पे उस पे हस्तक्षेप ना हो। वो विधियां या नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हो, तभी हम उसको बोलेंगे सॉवरेन बोलेंगे, संप्रभु बोलेंगे। कैसा? जैसे जब तक वो कोई भी व्यक्ति लॉ या विधियां का जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा जब तक उसको हम सॉवरेन नहीं बोलेंगे। सॉवरेन जब बोलेंगे जब वो किसी के दबाव में ना हो, वो बिल्कुल तरीके से स्वतंत्र हो, विधि बना दे, विधियां निर्माण कर दे या कोई ऐसी चीज बना दे जो बिल्कुल तरीके तो उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, स्वतंत्र हो, तभी उसको हम सॉवरेन बोलेंगे। सॉवरेन बोला गया है आंतरिक एवं वह मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो वो सॉवरेन के अंतर्गत आ जाता है। सॉवरेन को बोलते हैं संप्रभु संपन्न। ये पहली चीज हमने देखी यहाँ पे। अब आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है समानता, यानी सबके साथ बिल्कुल समानता की बात करता है, यानी बगैर हिंसा की बात करता है। इसमें आप पढ़ेंगे जब कार्ल मार्क्स या गांधीवादी विचारधारा या नेहरूवादी विचारधारा जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे गांधी जी की बातों पे ज़्यादा झुकाव किया गया है, क्योंकि गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि वो सब चाहे गरीब हो या अमीर हो सबको बिल्कुल समान विचारधारा के अनुरूप गिनते थे, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे। तो यहाँ पे क्या है? समानता की बात करता है, वो भी कैसी? बगैर हिंसा की, ना तो लड़ाई ना तो कोई झगड़ा ना तो कोई ऐसी चीज, जो बिल्कुल समानता बात करते थे गांधी जी की विचारधारा। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह मैंने नहीं लिखा। मैं एक केस बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक केस था, मैं बोल देता हूँ आपको केस। ये केस था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। समाजवाद का मूल तत्व और कमजोर वर्ग के जीवन स्तरों को ऊंचा करना है, इसमें इस केस में बोला गया था। और इनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। और इसका अर्थ ये है
कि आर्थिक समानता और आय के समान विवरण होना चाहिए। आर्थिक समानता और आय के समान विवरण होना चाहिए, और ये गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है जो गांधीवाद की विचारधारा पे झुका हुआ है। गांधी जी की एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा है कि जैसे कि गरीब या अमीर कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ बगैर हिंसा से, बिल्कुल लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसके साथ समानता व्यवहार करना चाहिए। तो वो सब समाजवाद की बात करता है। तो यहाँ पे ये केस जो मैंने बताया आपको, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये केस प्री में या मेंस या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये केस आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। देखिए यहाँ पे धर्म निरपेक्ष की बात नहीं कर रहा, यहाँ पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य से मतलब ये होता है, जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो राज्य का मतलब ये होता है कि बड़े लेवल पे जो देश होता है, यानी देश को हम राज्य से संबोधित करते हैं। जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा तो आपने जो देश होता है, देश को राज्य के अंतर्गत माना जा गया है। ये राज्य हम लोग नहीं मानते हैं, यूपी, MP, राजस्थान, इनको राज्य के अंतर्गत नहीं मानेंगे। राज्य का मतलब ये होता है जो बड़े स्तर पर एक देश होता है, वो देश, उसको राज्य हम बोलते हैं। तो यही इन्होंने बोला है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भले वो जो वहाँ के व्यक्ति नागरिक हैं उनका अपना अपना धर्म हो सकता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबका एक ही धर्म होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और एक और सभी धर्मों के प्रति समान भाव होगा। कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, कोई भी धर्म, सबका एक ही भाव समान होगा। तो यहाँ पे सेकुलर में पता चलता है, पंथ निरपेक्ष में पता चलता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन होना चाहिए। यानी जो हम भारत के लोग, भारत की बात कर रहा है, हम भारत के लोग, यानी हमारा शासन होना चाहिए, हम भारत के लोगों का शासन होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन होना चाहिए, ना कि किसी कोई राजा या महाराजा या कोई बड़े व्यक्ति, ऐसा कोई किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक की बात कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट था जो अब्राहम लिंकन ने कहा था। यानी इसमें जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होना चाहिए। यहाँ और किसी का नहीं होना चाहिए, लोगों का तंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र बोल रहा है ये। तो यहाँ डेमोक्रेटिक हो गया। अब नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि गणराज। गणराज का मतलब होता है भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होना चाहिए। इसका मतलब ये है जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर वो निर्वाचित होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, उनका जो हम लोग उनको चुनते हैं, उनको निर्वाचित करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी उनके लड़के, फिर उनके लड़के राष्ट्रपति के लड़के, फिर उनके भी लड़के बनेंगे राष्ट्रपति या उनके बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ गणराज बोल रहा है, रिपब्लिक बोल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होना चाहिए, उनको हम लोग चुनते हैं, निर्वाचन होना चाहिए। तो ये 5 चीजें जो है मैंने मीनिंग समझी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज बनाने के लिए ये जो हमने समझी, ये 5 बातें हम लोगों ने इसमें यहाँ समझी। अब एक चीज और छूट गया है यहाँ पे, जो एक चीज मैंने नहीं बताया। मैंने बताया था कि जो न्याय देंगे वो 3 प्रकार का न्याय देंगे। कैसा न्याय देंगे?
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। ऐसा कुछ और हम कहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 38 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यही शब्द का प्रयोग किया गया है। सीरियस से याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम यही बताया गया है। अब एक बात और आती है, तो ये मैंने अच्छे से यहाँ समझा प्रेमबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या उद्देश्य का प्रेमबल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या संशोधन इसमें कितनी बार हुआ है? तो जो उद्देश्य का है प्रेमबल है, इसमें संशोधन केवल एक बार हुआ है, और एक बार हुआ है उसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, कौन सन में जोड़ा गया था, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब उद्देश्य का में संशोधन केवल एक बार हुआ है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे, इसको सीरियस से आप याद रखिएगा। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द हैं, इनको बिल्कुल सीरियस से आप याद रखिएगा कि पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, एक केस आया था जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बोला गया था RSR मुंबई वर्सेस भारत संघ का मामला आया था। इस मामले में ये कहा गया था कि जो पंथ निरपेक्षता है ये संविधान का एक मूल ढांचा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केस है कि जो पंथ निरपेक्षता है ये संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बोला गया था। इस वाले केस में बोला गया था SR मुंबई वर्सेस भारत संघ के मामले में बोला गया था। अब नेक्स्ट ये आता है कि जो संविधान का आखिर स्रोत क्या है। प्रश्न ये बनता है कि संविधान का स्रोत क्या है, या प्रश्न ये बनता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान का स्रोत क्या है या भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो इन दोनों का आंसर एक ही है, वो हम भारत की जनता पे, हम भारत की लोगों पे है, यानी हम सब भारत के लोगों की बात कर रहा है, भारत की जनता पे निहित होता है। कोई बोल दे कोई बोल दे संविधान का स्रोत क्या है या भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो हम भारत के लोगों पे निहित है, भारत की जनता पे निहित है। एक स्टेटमेंट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिख रखा था, ये मैंने लिख रखा नोट करके, विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। ये मामला जो आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का मामला आया था, इसको आप याद रखिएगा। इस केस में यही कहा गया था कि विधिक संप्रभुता जो होती है वो भारत के संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में। तो ये मामला केशवानंद भारती का वाद था, ये आप लोग इतना याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है, क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल अगर हम दें तो आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे कि एक व्यक्ति अपने घर में रंग रोगन करना चाहता है, यानी अपना घर पूरा मकान पुतवाना चाहता है। वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को बुला के लाता है और वो घर पूरा पुतवाने का पूरा ठेका देता है। बात ये आती है, जो घर के बाहर जो 4 दीवारी है, जो गेट के पास 4 दीवारी है, उसको ढील के पूरा घर वो पोत देता है। बाद में प्रश्न ये बनता है, क्या वो घर के पास जो 4 दीवारी है, क्या वो घर के अंतर्गत आता है, मकान के अंतर्गत कि नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार से है कि क्या संविधान जो है, संविधान का जो प्रेम्बल है, क्या संविधान के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो इसमें काफ़ी, क्योंकि इसके आर्टिकल कुछ और ही कुछ कह रहे होते हैं, इसका कुछ नियम या रूल कुछ और ही कुछ कह रहे होते हैं, प्रेम्बल के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो यही कहा गया, वो सब
इसके अंतर्गत आते हैं तो इसमें पहली बार एक मामला आया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में कहा गया था 1960 का मामला था, ये इनरीवेरू वारी का मामला था। इसको नोट कर लीजिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इनरीवेरू वारी मामला 1960 का आया था। इसमें यह कहा गया था कि जो संविधान है, ये जो संविधान का भाग जो उद्देश्य का है, ये संविधान का भाग नहीं है। जो प्रेम्बल है ये संविधान का भाग नहीं है। इन्होंने साफ मना कर दिया था। एक स्टेटमेंट इन्होंने और दिया था कि उद्देश्य का जो है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में कोई भी प्रश्न उठता है और अगर उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते तो वो हम उद्देशिका के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। उद्देशिका एक कुंजी है। इसका मतलब ये उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है, ये इन्होंने बोला था। तो ये इनरीवेरू वारी मामले में ही संबंधित ये भी एक कोई स्टेटमेंट दिया गया था और पहले इन्होंने मना कर दिया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है, साफ मना कर दिया था। इसके बाद कुछ दिनों बाद, काफ़ी दिन बीत गए, कुछ दिनों बाद एक फेमस केस आया। जो केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। देखिए इसका सन जो है वो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है। 1973 का मामला था। इसमें यह कहा गया था जो उद्देशिका है ये संविधान का भाग है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान का जो भाग उद्देशिका है, तो इस केस में इन्होंने साफ कर दिया था। इसके बाद एक स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख रखा है, संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। ये एक स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट, जो जूरिस्ट ने कही थी, ये डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कही थी। हो सकता है आपने इनकी बुक भी पढ़ी हो। इन्होंने कहा था संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना इसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। ये डॉक्टर सुभाष कश्यप ने द्वारा कही गई थी, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आज हम लोग ने प्रेम्बल को अच्छे से समझा, अच्छे से जाना कि क्या क्या इसके मीनिंग है, क्या मतलब है, क्या इसमें संशोधन हो चुका है, कौन से शब्द जोड़े गए थे, क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है या नहीं है, ये हमने समझा। इसकी 5 मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है, ये वाली, ये आप याद रखिए। ये हमने बोला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये इसका, और समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 मीनिंग का मतलब समझा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर इसका होगा, नेक्स्ट वाला, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर संविधान की प्रकृति क्या है। मतलब ये देखेंगे कि जो संविधान है ये संघीय है या एकात्मक संविधान है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू।